नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का क्या महत्व है। यदि आप जानना चाहते हैं एनसीईआरटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ना है और कहाँ पर उसके वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप चैनल पे जाके एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे हमारा अध्याय नंबर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा कि प्रकृति ने हमें कौन-कौन सी चीजें दी हैं जो एक खजाने के समान है। इसके पहले के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। यदि आप कंप्लीट अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको पूरी बुक की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मृदा, चट्टानों और खनिजों के बारे में बिल्कुल डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। भूमि, सूर्या और अज्जी। अज्जी मतलब क्या होता है? दादी। कि भूमि, सूर्या और उसकी दादी है जंगल से घर वापस आते, मतलब कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो लकड़ी लाने के लिए गए थे जंगल में और हमने उसमें वनों के बारे में पढ़ा था। तो वो वापस आ जाते हैं। भूमि और सूर्या कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में मृदा तैयार करते हैं, करने में अज्जी की मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आती है कि मृदा तैयार करने में, कि मिट्टी को तैयार किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा तैयार करना क्या होता है। अज्जी उन्हें धीरे-धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती है। तो मतलब यही आपका मृदा को तैयार करना है कि हमें क्या करना है कि मिट्टी को खोदना है। जब आप मिट्टी को खोदेंगे ना, तो ये देखिए खोद रहे हैं तो यहाँ पे क्या होंगे कि मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना, उन टुकड़ों को भी खोदना है, मतलब मिट्टी को पूरी तरह मुलायम बनाना है। आपका क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है? उसने कहा कि कोई भी फसल उगाने के लिए या कोई पौधा उगाने के लिए या फिर बीज उगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मिट्टी को खोदते हैं और मिट्टी को मुलायम व प्लेन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को मिट्टी को तैयार करना कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये आया क्यों तैयार करना जरूरी है, ठीक है? तो उसी के लिए हम आगे देखें कि एनसीईआरटी है ना, लाइन बाय लाइन जब तक नहीं समझेंगे अच्छी तरह से चीजें आपको, ये तब तक आपके एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगी। आपने सजीव विशेषताओं का अन्वेषण जो अध्याय हमने पहले पढ़ा था, उस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। आपके यहाँ 2 केस हो सकते हैं। 2 केस कैसे? ये देखिए कि हमने उस अध्याय में पढ़ा था कि बीजों के अंकुरण के लिए, कि बीज जब उसमें से आपका पौधा निकलता है ना, तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक हवा और एक आपके पानी। तो लेकिन यहाँ पे जब आपने मिट्टी तैयार नहीं की, मृदा तैयार नहीं की, मिट्टी पूरी तरह सख्त होगी और आपने एक गड्ढा करके यहाँ पे आपका बीज लगा दिया। अब उस बीज को हवा कहाँ से मिलती है? हमने पढ़ा था कि मिट्टी के कणों के बीच जो हवा स्पेस होता है ना, कणों के बीच जो स्थान होता है उसमें हवा होती है और उस हवा का बीज प्रयोग करता है, पौधा भी यूज करता है। तो ये देखिए, लेकिन ये जो पूरी तरह ठोस होगी, यहाँ जगह ही नहीं होगी, तो हवा उसको बहुत कम मात्रा में मिलेगी और ये बीज इतनी अच्छी तरह से नहीं उग पाएगा। और साथ में इसकी जो जड़ें निकलेंगी, उस जड़ों को भी तो जाने के लिए स्पेस चाहिए। जितना जड़ें आराम से जाएंगी उतना पौधा आराम से बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी को खोद देंगे तो मिट्टी इस प्रकार से कण अगर उसके मुलायम हो गई मिट्टी, तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ देखिए, आप यहाँ आपको साफ दिख जाएगा, ये मिट्टी के कण हमने मुलायम कर दिए और यहाँ पर हमने क्या किया, बीज लगा दिया। देखिए उस बीज को हवा भी आसानी से मिल जाएगी और उसकी जो जड़ निकलेगी वो भी आराम से मिट्टी के कणों के बीच में चली जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी के कणों को, मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है। कि वायु प्रदान करती है ये और साथ में क्या करती है, बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने देती है। भूमि और सूर्य मृदा को छोटे-छोटे कंकड़, पौधों की जड़ें और कुछ केंचुए दिखाई देते हैं। ये क्या होता है केंचुए? केंचुए आपका एक कर्मी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्मी। इस प्रकार को एक कर्मी की श्रेणी आती है साइंस में। कर्मी में क्या होता है कि जो जीव आपके बेलन के आकार के होते हैं, पतले कीड़े लंबे से होते हैं ना, वे आपके कर्मी का प्रकार होते हैं। एक प्रकार का कर्मी है। क्या आप समझ सकते हैं केंचुआ मृदा को उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं? कि केंचुए क्या होते हैं कि इस प्रकार का आपका लंबे लंबे मिलेंगे, या फिर ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर घुसते हैं
और मिट्टी को खाते हैं और त्याग मल के रूप में मिट्टी को ही बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये बार-बार क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर घुसते हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे ये चलते रहते हैं और उस मिट्टी को क्या कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं। तो केंचुए भी आपको मृदा तैयार करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जब तक भूमि और सूर्य अजय की सहायता करते हैं, आइए हम एक क्रियाकलाप 11.4 करके हम स्वयं एक प्रयोग करें। इसने कहा कि उनको अपनी दादी की सहायता कीजिए और हम तब तक एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अपने घर और विद्यालय के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से मृदा के नमूने एकत्रित करें। अनुमान लगाइए कि विभिन्न में क्या-क्या हो सकता है, मतलब उसमें क्या-क्या चीजें हो सकती है, मतलब किस प्रकार की कोई अन्य चीज है, जैसे कोई खनिज है या फिर कोई आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है उसमें, तो वो आपको देखना है अभी। मृदा के प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उसका रंग लिखें, तो ये आपको करना है। यहाँ आपको कैसे दे रखी है कि कई बार क्या होता है कि मृदा को छूने के बाद जब आप मिट्टी इकट्ठा कर लें, तो आप क्या कर लें, हाथों को धो लें, क्योंकि कई बार उसमें हानिकारक कीटाणु मिट्टी में आपके हो सकते हैं। अब देखिए, अब आपने अलग-अलग जगह से मिट्टी आप उठा के ले आए, तो उसकी बनावट को महसूस करें कि उसके कणों को देखें कि वो किस प्रकार से टाइट है, ढीली है, इस प्रकार से आप उसकी सारी चीज़ें देखें। जैसे चिकनी मिट्टी आप देखेंगे तो आपको टाइट मिलेगी, आप बालू मिट्टी देखेंगे, रेत देखेंगे, वो आपको बारीक उसके कण मिलेंगे। मृदा के नमूनों को अपनी नग्न आँखों से अवलोकन करें। यदि आपके पास आवर्धक लेंस मतलब माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, उसको भी देखने की कोशिश करें, तो उससे भी आप मृदा को देखें और तालिका में अपने अवलोकन को लिखें। वो स्थान लिखें जहाँ से आपने मिट्टी को क्या किया है, उठाया है। ठीक है? तो यहाँ आप जुताई के बाद खेत से मिट्टी उठाई है या फिर आपने किसी जोहड़ से, पानी वाली जगह से मिट्टी उठाई है या किसी टिब्बे से आपने मिट्टी उठाई, किसी खेल के मैदान से उठाई है। अब उसके बारे में अनुमान लगाइए मिट्टी कैसी होगी। नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन, रंग आप लिख सकते हैं, उसकी संरचना लिख सकते हैं कि इसका रंग लाल रंग का है, इसके छोटे-छोटे कण हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आवर्धक लेंस से जब आपने देखा तो उसमें आपने क्या दिखाई दिया, कोई फर्क दिखाई दिया या फिर उसमें और कोई तत्व आपको कोई पदार्थ नजर आया हो, किसी में हल्का-हल्का ब्लैक कलर नजर आ रहा, क्योंकि जब आप आवर्धक लेंस से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको बहुत गहनता से नजर मिट्टी आएगी। तो ये चीज आप कर देंगे। नमूनों के बारे में लगाए गए अनुमान और निकट से किए गए अवलोकन में आप में क्या अंतर, जब आपने अनुमान लगाया मिट्टी को देखकर और जब आपने सूक्ष्मदर्शी देखा तो क्या दोनों में कोई अंतर लगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या आपको विभिन्न स्थानों से लिए गए मृदा के नमूने में कोई अंतर दिखाई दिया कि उनके नमूनों में कोई अंतर आया हो? क्या नग्न आंखों से और आवर्धक लेंस से किए गए अवलोकन में आपको अंतर दिखाई दिया? क्या वहां पे आपको कोई अंतर दिखाई देता है या फिर नहीं देता? क्या आवर्धक लेंस आपको अंतर जरूर दिखाई देगा अभी। अब देखते हैं हम मृदा के बारे में। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, अगर नहीं है तो अब आप जैसे-जैसे अध्याय पढ़ेंगे आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर बिना एक्टिविटी किए भी आपको मिल जाएंगे। मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती है, जैसे रेत है, आपके कीड़े हैं, कृमि आपको बता दिया। इनमें से कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, जब मृदा को देखा तो आपको कोई आपको कीड़े वगैरह नजर नहीं आए, छोटे-छोटे जीव नजर नहीं आए। जब आवर्धक लेंस से आप देखते हैं तो आपको वहां पे नजर आते हैं कि हमें छोटी-छोटी बहुत सी चीजें, जब हम आवर्धक लेंस से देखते हैं, सूक्ष्म से दृष्टि से देखते हैं तो वो हमें नजर आती है। वो आप अंतर ऊपर वाले टेबल में लिख सकते हैं। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। इसने कहा कि जो पौधे और जंतु भी है ना, कि जब तक वो जीवित है पौधे, और ये जैसे ये पौधे जंतु है, ये आपका कोई पौधा है, ये आपका कोई जंतु है, जब ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, पौधा टूट जाएगा, सूख जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो आपके डिकम्पोजर्स है ना, विघटक आपके छोटे छोटे जीवाणु है, वो क्या करेंगे, उसको मिट्टी में ही बदल देंगे। तो वो क्या करते हैं कि ये भी विघटन के बाद और क्षय के कारण, मतलब कि बाद में वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित है, क्योंकि इसमें अलग अलग रंग के हो सकते हैं, क्योंकि जिस मिट्टी में जो सा पदार्थ होगा ना, फास्फोरस होगा, लेटर आपकी वो फास्फोरस के कारण उसका रंग बदल जाएगा, जिसमें लोहा होगा उसके लोह के कारण उसका रंग बदलेगा, क्योंकि मिट्टी में अलग अलग प्रकार की, मिट्टी में अलग अलग पदार्थ होते हैं और इसके कारण क्या होता है, मिट्टी का रंग अलग अलग होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, मिट्टी का रंग अलग अलग क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा कैसे बनती है, कि मिट्टी बनी कैसे होगी? मृदा का निर्माण लंबे समय, कई हजार वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। कि पहले क्या था कि पृथ्वी की परत पर मिट्टी नहीं थी, सिर्फ क्या थी, चट्टानें थी। क्या थी?
चट्टानें थी, अलग अलग प्रकार की चट्टानें थी। जब इन पे बारिश लगी, हवा से कण टकराए इसके, या फिर मानवीय गतिविधि किसी भी प्रकार से, सूर्य की धूप के कारण ये चट्टानें टूटने लगी तो धीरे धीरे इसके कण पहले इस प्रकार से टूटी होगी, फिर ये कण भी टूटे होंगे, फिर और टूटे होंगे। ये प्रक्रिया हजारों सालों में कंप्लीट हुई है। ये नहीं कि आपकी 100-200 सालों में मिट्टी बन गई। तो इनके कारण क्या, चट्टानों के टूटने के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब इन चट्टानों में किसी में तो आपका आयरन था, किसी में फास्फोरस था, किसी में और कोई सब्सटेंस था। तो जिन पदार्थों से टूटी ना, वैसा ही रंग इन्होंने चट्टानों से टूटा, वैसा ही रंग आपकी मिट्टी का हो जाएगा। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने तथा कुछ भवनों हेतु ईंटों ने बनाने के लिए अच्छी होती है। उसने कहा कि कोई मिट्टी ऐसी होती है जो आपकी भवनों को बनाने में प्रयोग की जाती है, ईंटों बनाने में प्रयोग की जाती है। कुछ मिट्टी पौधे उगाने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे आपकी काली मिट्टी वो कपास के लिए उपयोगी है, जो आपकी बालू मिट्टी है वो आपके चने के लिए उपयोगी है। तो उसने कहा अलग अलग मिट्टी अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए और अलग अलग कामों के लिए उपयुक्त होती है। जैसे आपकी चिकनी मिट्टी वो घड़े बनाने के लिए और ईंटें बनाने के लिए अच्छी होती है। वनों में एक प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आसरा देती है। जो क्या करती है, जैव विविधता की मिट्टी भी क्या है, जैव विविधता में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी है ना, तो मिट्टी के अनुसार भी क्या होगी, वनस्पति होगी। क्या होगी, वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे। जैसे आपका रेगिस्तान है, बालू मिट्टी, वहां पे कैक्टस वगैरह पौधे उगेंगे। आपको बता दिया काली मिट्टी है, वहां पे क्या है, आपकी कपास बेहतरीन हो सकती है, जो आपके बड़े बड़े वृक्ष है वो वहां पे हो सकते हैं। तो वहां पे अगर वनस्पति विविधता है तो वहां अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी होंगे। तो इसलिए इसने कहा कि मिट्टी भी क्या है, जैव विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय देती है। आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि निर्माण में किया जाता होगा। अभी आपके घर पे जो छत बनाई जाती है, फर्श लगाया जाता है, टाइलें लगाई जाती है, वो है क्या, चट्टान का ही तो भाग है। सलेट जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए किया जाता है और लेटराइट का उपयोग बीट जैसी सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, लेटराइट का प्रयोग किया जाता है आपका ईंटें बनाने के लिए, ये आप ध्यान रखिए। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले हस्तकुल्हाड़ी मतलब कि जो कुल्हाड़ी हाथ से चलती है उसका निर्माण, और तीर शीर्ष होता है कि तीर का शीर्ष भाग आपका आगे का हिस्सा, ये इस प्रकार का हिस्सा, तीर का अगला हिस्सा सब ना, वो उपकरण बनाने के लिए किया था। वो उपकरण मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो उपकरण देखिए आप, कि ये देखिए छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग देख सकते हैं आप भी। ये देखिए छत पे पत्थर आपके लगे होते हैं भी, और यहाँ पे देखिए ईंटें बने हैं, लेटराइट का उपयोग। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए आपकी, ये है आपकी हस्त कुल्हाड़ी। अब आप सोचेंगे सर ये कैसी कुल्हाड़ी है हस्त कुल्हाड़ी। इसको क्या है कि पहले लकड़ी के बारे में और औजार नहीं थे, तो हाथ से पकड़ते थे कोई चीज काटने के लिए पत्थर को इस प्रकार से। और ये आपका तीर शीर्ष हो गया आपका, इसको तीर शीर्ष नाम दिया गया। चट्टानें किससे बनी होती है, अब हमारा मेन है कि चट्टानें बनी किससे होती है। तो हमने देखा ये खनिजों से बनी होती है। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती है। कि ये सारी चीजें क्या है कि खनिज बना दिया गया, खनिजों ने मिलकर क्या बनाया। सबसे बड़ा जो हिस्सा पड़ा हमने, वो पड़ा चट्टान। क्या पड़ा है, चट्टान। और चट्टान किससे बनी होती है, आपका खनिज से। ये चीज आपको समझ में आ गई। और खनिजों से हमें क्या मिलती है, धातुएं। अब आप मुझे बताइए कि चट्टानों में क्या खनिज है, अलग अलग प्रकार के खनिज है इसमें। ठीक है, अलग अलग प्रकार के खनिजों से बनी होती है, इसमें कुछ वेस्टेज भी होती है। ठीक है, और खनिज से धातुएं प्राप्त होती है। क्या सारे की सारे खनिज धातुएं होती है, मतलब कि सारे नहीं होती, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है आपका, अशुद्धियां भी होती है, और साथ में आपकी धातुएं होती है जो खनिजों से प्राप्त की जाती है। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, ये देखिए ये एक शब्द है प्रसाधन। प्रसाधन होता है वैसे तो साजो सवार करना, मतलब ये आपका जो सुंदरता से रिलेटेड चीजें ना, पाउडर है, क्रीम है, या फिर कुछ आपकी ये मतलब जो सजावट के सामान में का प्रयोग में लिया जाता है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए अब देखिए हम जिस सामान्य मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप फोन में शायद ये वीडियो देख रहे हो,
तो उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। ठीक है, ये सारी चीजें प्रयोग होती है। देखिए आपको सोना इस प्रकार से मिलता है, ये सोना पूरे की पूरी आपका जो खनिज है ये सोना नहीं है। इस खनिज में क्या है कि सोना मिला हुआ है, धातु आपकी मिलेगी, इसमें कुछ अशुद्धियां भी है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सोना ऐसे मिलता है, जो अन्य आपके कुछ ऐसे खनिज दिखाए गए हैं। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, कि चट्टानों के बनने में हजारों से लाखों साल लगते हैं। इसलिए इनका संरक्षण संरक्षण मतलब इनका बचाव, कि हमें बचाव और उपयोग दोनों ही आ जाते हैं आपका संरक्षण में। और उपयोग दायित्व पूर्वक करना आवश्यक है, क्योंकि ये आप कितनी जल्दी से दोबारा नहीं बनती। एक बार हमने जल्दी जल्दी इनका प्रयोग कर लिया तो फिर समाप्त हो जाएंगी। तो हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इनका प्रयोग हमें दायित्वपूर्ण मतलब कि आपको एक कर्तव्य समझना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ आपको इनका प्रयोग करना है। क्या आप जानते हैं कि चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो आपको पता है कि हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के माध्यम से, आपकी गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, ट्रक हैं, इन सबसे पहुंचाते हैं। परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। कि आपका जीवाश्म ईंधन, ईंधन आप समझते हैं, ईंधन वो होता है कि जो हमें ऊष्मा देता है। ठीक है, जीवाश्म होता है जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन। आइए जीवाश्म ईंधन के बारे में और अधिक जाने। ठीक है, तो अब जानते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। ये आपका ईंधन स्टेशन है। आपने अब तक इसका नाम पेट्रोल पंप सुना होगा, और आप पेट्रोल पंप भी कहते हैं, पेट्रोल पंप आ गया क्योंकि जिस पे पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप। लेकिन पहले पेट्रोल मिलता था, इस पे और भी चीजें मिलती है, डीजल, आपका सीएनजी गैस मिल जाएगा। तो इसको आप डीजल पंप नहीं कहते, क्योंकि पेट्रोल पंप नाम को इतना फेमस कर दिया है कि इस चीज को हम पेट्रोल पंप ही कहते हैं। हम ये ध्यान में रखते हैं कि सीएनजी पंप है, हम सीधा क्या यूज करते हैं, पेट्रोल पंप। लेकिन वास्तव में ये होता है ईंधन स्टेशन, ईंधन पंप। ठीक है, फ्यूल पंप आपका ये होता है, वो है अलग, ये डीजल का है या फिर सीएनजी का। अब यहाँ पे ये बच्चे हैं दोनों, ये भी सोचते हैं, जैसे सुना सूर्य विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग स्टेशन पर क्यों जाते हैं। उसने कहा कि कोई वाहन तो उस पे जाएगा, कि मान लेते हैं कि 3 वाहन चल रहे हैं आपके, एक ये वाहन है, एक ये वाहन है, और एक ये वाहन है। ये इस स्टेशन पे गया फ्यूल डलवाने के लिए, ये इस स्टेशन पे गया, और ये इस स्टेशन पे गया। तो ये तीनों एक पे ही क्यों नहीं गए? तो शायद इसमें डीजल होगा, तो यहाँ पे डीजल मिलता था, डीजल वाले पे गया। ये सीएनजी यूज करता था, और ये आपका पेट्रोल, तो पेट्रोल वाले पे जाएगा। जिस प्रकार के ईंधन उस आपके व्हीकल में, यान में या किसी भी गाड़ी में यूज होता है, तो उसी प्रकार का ईंधन जहां मिलता होगा वो वही जाएगा। जो आपका व्हीकल डीजल पे चलता तो पेट्रोल वाले पे क्या करेगा? आपको ये बात समझ में आई ना? तो कई बार आपने पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा कि इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, यहाँ पे पेट्रोल लिखा होता है, यहाँ डीजल या सीएनजी। कई बार डीजल वाला यहाँ खड़ा कर देता है पेट्रोल वाले पे, तो वो यहाँ खड़ा करता है कि यहाँ नहीं भाई, आगे जाइए जहाँ पे डीजल है, क्योंकि आपका व्हीकल है वो, उसमें डीजल मिलेगा भी, चलेगा। अब हम क्रियाकलाप समझते हैं। अपने आस पड़ोस के व्हीकलों का सर्वेक्षण करें। अपने आसपास चाचा ताऊ, पड़ोसी पड़ोसी का जो वाहन है ना, उनको देखें। वाहन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी तालिका 11.3 में वाहन का प्रकार भी। अब वाहन का प्रकार आपका अलग अलग प्रकार से हो सकता है, उनकी क्षमता के आधार पे। हैवी मोटर व्हीकल, कि आपके भारी क्षमता वाले व्हीकल, आपके कम क्षमता वाले व्हीकल, डीजल के व्हीकल, आपके पेट्रोल के आधार पे उसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस पे न जाइए, आप ये सोचिए उपयोग में आए जाने वाला ईंधन, आप नाम भी लिख सकते हैं कि जो आपकी मोटरसाइकिल है आपका पेट्रोल, ट्रैक्टर है डीजल, और कोई है आपकी गाड़ी उसके पास टेम्पो हो सीएनजी, आप इस प्रकार से उनसे पूछ के लिख सकते हैं। सामान्यतः किस प्रकार का ईंधन का उपयोग अधिक होता? आपने अलग अलग प्रकार के व्हीकलों के बारे में पता किया और उनके ईंधन के बारे में पता किया, तो आप देखेंगे वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन है। आपने जो भी व्हीकल देखे होंगे, ये गाड़ियां देखी होंगी, वो आपको ज्यादातर या तो डीजल की मिलेगी या पेट्रोल की मिलेगी। लेकिन जब आज की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे, जो आपके इलेक्ट्रिक से चलते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन भी आपको मिल जाएंगे। पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल,
पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये पेट्रोल और पेट्रोलियम एक होता है या फिर अलग अलग होते हैं। देखिए ये जो पेट्रोलियम है ये क्या है कि ये हमें प्राप्त होता है जब हम इसको निकालते हैं तो पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम इन सब का मिश्रण है, पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल है ना, इन सब का मिश्रण है और पेट्रोलियम में से हम ये सारी चीजें निकालते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आपका प्राकृतिक गैस कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जीवों के अवशेष से बने हैं। अब किस प्रकार से बने हैं वो और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दम जाने से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अब देखिए अब ये कैसे बने होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ पौधे, ये पौधे थे आपके, ये जीव थे या सूक्ष्म जीव थे, ये मिट्टी के नीचे दब गए थे। इसने कहा कि जब आपका दबाव बढ़ता है ना, आप अपनी हथेलियों को ऐसे दबा के देखिए, हथेलियां आपकी गर्म होने लगेंगी तो दबाव बढ़ता तो क्या होता है कि तापमान भी बढ़ता है। ये तापमान बढ़ने लगा, इन पर ये दबे हुए थे। जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे इनको जलने के लिए एयर नहीं मिली, नीचे आपको हवा नहीं मिली, तो ये डायरेक्ट किसमें, जो पेड़ पौधे थे आपके वो तो कोयले में परिवर्तित हो गए और जो आपके समुद्री जीव जंतु दबे थे वो आपके पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट हो गए। आपको आगे बात समझ में कैसे कन्वर्ट हुई, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। जब हम इसके बारे में आगे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे फिर डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको आप सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वस्थ ईंधन है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें ना उपयोग, आप उपयोग याद कीजिए कि इसमें उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जैसे जैसे हम आगे लेवल हमारा हाई होता जाएगा ये सारी चीज आएगी। कोयले से आपका विद्युत कैसे बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ से हम लाइन भटक गए ना तो किसी और ही रास्ते पे निकल जाएंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब हमें हमारा जो लेसन है उसके आधार पे हम पढ़ेंगे। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है कोयला। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो ये हमारा सामाजिक का काम है। वैसे सामाजिक में हम पढ़ चुके हैं कोयला कौन कौन से राज्यों में मिलता है आपका भी, और आप जरूर बताइए कमेंट में कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ आपके कोयले मिलेगा। तो मैं क्या बताऊं, झारखंड के आसपास के राज्य आप बता सकते हैं अगर आपने मैप याद रखा हो तो। कोयले लकड़ी और गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप एलपीजी बोलते हैं, उनका प्रयोग ले। इसने कहा कि पहले हम जो भोजन बनाते थे ना उसके लिए कोयले लकड़ी और गोबर के उपलों का प्रयोग हम करते थे, लेकिन उसमें एक कारण था कि उसमें क्या था, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था, धुआं निकलता था। अब हमने क्या यूज करना कर दिया है, आपको प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ऊपर भी शायद एक लाइन रहेगी जिसमें बताया गया था कि डीजल पेट्रोल से ज्यादा स्वस्थ होती है आपकी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि डीजल पेट्रोल वाले जो व्हीकल है वो धुआं ज्यादा छोड़ते हैं जिनके कारण गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें इन्वायरमेंट में मिलती हैं और प्रदूषण होता है। लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपकी सीएनजी, उसमें क्या इतनी हानिकारक गैसें नहीं निकलती, इसलिए सीएनजी को एक स्वस्थ ईंधन माना जाता है क्योंकि उसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। ये देखिए आपका ये कोयला है, आपका ये पेट्रोल है, ये प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में है और हमें इसे कैसे भी यूज करें, इसकी एक लिमिटेड मात्रा है। मतलब कि ये खत्म भी हो सकता है, ये सौर ऊर्जा की तरह नहीं कि रोज सूर्य निकलेगा और लगातार चलता रहेगा। इसका एक लिमिटेड मात्रा है, वो आपकी खत्म हो सकती है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे कि जैसे हम कर रहे हैं ना, यदि इसी प्रकार से हम आगे करते रहे ना तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। वैकल्पिक स्रोत मतलब कि इसके अलावा और कौन कौन से स्रोत है जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इस तो जीवाश्म ईंधन से इसी प्रकार से प्रयोग करते रहे, ऊर्जा लेते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कोयला खत्म हो जाएगा, आपका डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मान लीजिए बिजली ही नहीं मिलेगी और बिजली के बाद बिना आप जीवन की कल्पना
कीजिए। और भी बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री है बिजली के अलावा जो इन जीवाश्म ईंधन पे निर्भर करती है। तो हमें क्या करना होगा, इसके वैकल्पिक मतलब इसके वैकल्पिक होता है कि इसके स्थान पर कोई और ऊर्जा के आपको स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। परिवहन और घरेलू ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। क्योंकि हम परिवहन और जो घरेलू ईंधन है ना, तो उसमें क्या मुख्यतः यूज करते हैं, हम मुख्यतः यूज करते हैं जीवाश्म ईंधन। कि हमें घर पे खाना बनाना है, ईंधन अगर जरूरी प्रयोग करते हैं जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं आपका। तो उसके कारण क्या हो, परिवहन में देखिए आपकी गाड़ियां हैं, ये सारी पेट्रोल डीजल से चलती थी पहले। अब तो आपका इलेक्ट्रिक आ चुका, मैंने कहा आपका वैकल्पिक स्रोत मिल गया ना, इलेक्ट्रिक से चलाएंगे तो आपका ऊर्जा आपको मिल जाएगी और आप क्या यूज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या कि वायु प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आइए हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना कुछ योगदान दे। निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाए। यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आप क्या करिए, साइकिल वगैरह का यूज कीजिए, पैदल कीजिए नहीं कि बाइक उठाई और आप चल दिए, गाड़ी उठाई चल दिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। तो सार्वजनिक वाहनों से क्या फायदा होगा, ये देखिए आपकी बस है, आपके 52 लोग इसमें आ सकते हैं। या तो ये करें कि आप 52 लोग इसमें बैठ के जाएं और या फिर 52 गाड़ियां अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएं। तो ये देखिए यहाँ अगर ये अलग अलग गाड़ियां लेके जाएंगे तो कितना ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, लेकिन अगर एक साथ जाएंगे तो किसी प्रकार का कुछ प्रदूषण नहीं होगा। कुछ अन्य विधियां आप बताइए किस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण को बता देंगे आप, या कोई डाउट है आपको? अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। काफी बातें आपने पढ़ ली नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में, तो चलिए बात करते हैं। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन है। मतलब कोई भी वो चीज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो सभी क्या है, संसाधन। आप संसाधन याद रखिए, वो कोई भी चीज, प्राकृतिक चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो आपका संसाधन। ये पेन है, ये संसाधन है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। उदाहरण के लिए हमें सूर्य से उष्मा एवं प्रकाश, नदियों से जल, पौधों और जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है, ये संसाधन है जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी उपयोगी वस्तुओं बनाने के लिए करते हैं। तो इसने कहा कि जो प्रकृति से चीजें हमें प्राप्त आती है, जो हमारे काम आती है, वो आपके प्राकृतिक संसाधन है। और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करके हम सुविधाएं प्राप्त करते हैं। कैसे? लकड़ी आपका प्राकृतिक संसाधन जो आपको पेड़ से प्राप्त हुआ, लेकिन लकड़ी का ट्रांसफॉर्म करके बदल के हमने क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिए, कुर्सी बना ली। तो इस प्रकार से हम अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए, उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब आपने बना लिया, फर्नीचर आपने बना लिया, सोलर पैनल बनाया, साइकिल बनाई, आदि हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें हम मानव द्वारा निर्मित, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। दो प्रकार की हो गई, एक जो आपको डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त हुए प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी है, जल है। लेकिन जब हम प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करके कोई नई चीज बनाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे आपने प्रकृति से लोहा आपने प्राप्त कर लिया, लोह खनिज आपने प्राप्त कर लिया, अब लोहे को परिवर्तित करके आपने गाड़ी बना ली, आपने लकड़ी प्राप्त की, आपने कुर्सी बना ली। कुर्सी क्या होगा, बैठने के लिए, आपकी सुविधा के लिए ना, आपके काम में लाने के लिए। तो वो आपका मानव निर्मित आपका संसाधन हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि मानव निर्मित और आपका प्राकृतिक संसाधन में क्या अंतर है। आपने विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानों, खनिज है, आपके जीवाश्म ईंधन के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संसाधन। ये सारे जो हमने पढ़े ना अभी, वायु है, जल है, सौर ऊर्जा है, वन है, मृदा, चट्टानें, और जीवाश्म ईंधन भी क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन है। समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्वृत्त हो जाते हैं। कि कुछ ऐसे संसाधन है इसमें जो आपके पुनर्वृत्त हो जाते हैं, मतलब कि वो दोबारा से तैयार हो जाते हैं। यदि आपको याद हो, अज्जी ने भूमि और सूर्य को बताया था कि वे केवल वही नलिकाएं उठाएं जो भूमि पर गिरे हुए हैं। यह बात सुनिश्चित करती है कि अन्य जंतु और पक्षियों के लिए पर्याप्त फल
उपलब्ध हो। तो उसने कहा कि तुम्हें वही फल उठाने हैं जो भूमि पर गिरे हुए हैं, ऊपर पेड़ वाले नहीं तोड़ने हैं। तो उन्होंने कहा कि पेड़ वाले किसके लिए? जीव जंतुओं के लिए उन्होंने कर दिया कि उनके लिए छोड़ दिए जाए। जंतुओं और पक्षियों के मल से निकले बीज नए पौधे उगाने में सहायक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया में नए पेड़ों से फल मिलने में कुछ वर्षों का समय लगता है, अतः संसाधन जिसका उचित समयावधि के भीतर नवीकृत, पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापित हो जाए, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब अब देखिए, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। नवीकरणीय में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये देखिए, अत्यंत संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीकृत, कि वो आपके एक निश्चित समय के अंदर दोबारा उग जाए। जैसे आपके आंवले के पेड़ है, आपका जिस टाइम तक चलेगा ना, तो दोबारा उसके पेड़ गिरेंगे, नए पेड़ उग जाएंगे। जब तक वो पेड़ समाप्त होगा ना, तब तक क्या होगा? दोबारा नीचे से दूसरा पेड़ आपका उग के और कहीं पर हो जाएगा। ये निश्चित समय में आपका क्या हो गया? वो नवीकृत हो गया। पुनः पूर्ति आपकी हो जाएगी अथवा पुनर्स्थापन हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण है। वायु, जल और वन। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एक वर्ड आपको, जो जल है ना, वायु आपकी नवीकृत है, लेकिन जल और जो वन है ना, ये नवीकरणीय तो है। प्रकृति इसका दोबारा पुनर्निर्माण तो कर देती है, लेकिन हम जिस रफ्तार से काट रहे हैं कि हम उसको पर्याप्त समय ही नहीं दे रहे। हमने पहले पढ़ा था सामाजिक वाले अध्याय में कि हम इनके लिए बढ़ने के लिए समय तो नहीं दे रहे। तो हमें इस प्रकार का प्रयोग करना होगा कि हमें पुनः चक्रण के लिए समय देना होगा। यदि आप जल्दी जल्दी काटते रहे ना, तो नीचे वाले बढ़ने से पहले आप एक टाइम ऐसा आएगा कि काट दोगे। तो आपको ध्यान से उनका प्रयोग करना है, उनको बढ़ने के लिए समय देना है। दूसरे शब्दों में, जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते, एक बार उपयोग करने के बाद क्षीण हो जाते हैं। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते। मतलब दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसे संसाधन है जिनको बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे आपके जीवाश्म ईंधन है, तो एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते और न ही इनकी पुनः पूर्ति होती। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज है, मृदा है, चट्टाने, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। इनका एक बार उपयोग कर लिया, दोबारा हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, और इनका जो भंडार है वो भी सीमित है, और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इसलिए इनका प्रयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, और नवीकरणीय का भी आपको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे पेड़ और जल है ना, यदि हम अंधाधुंध प्रयोग करते जाएंगे तो इनकी कमी हो जाएगी और ये भी खत्म हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए, आज का हमारा टाइम समाप्त हुआ। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। जय हिंद, जय भारत दोबारा।